वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नैन मैथमेटिक्स जोन्स। नैन मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले भी हमने आपके पास कई सारी वीडियो डाली हैं जिसमें 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है और हमारे पास एक कमेंट्स आए कई बच्चों के कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है जो बेसिक स्टार्ट होती है कि वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक सर ज़रूर कराएं। तो जो पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास से वो भी देखें आप लोग, और जो आपकी आज 10th क्लास से रिलेटेड करा रहे हैं तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसमें से आप कवर करें कि आपके काफ़ी काम आ सकती है एग्जाम्स में। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है 10th क्लास में वो क्या है, वो हमारा एक ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारी 3 साइड्स होती हैं। तो ये कैसा होता है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नेम है ABC। तो ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड हैं AB, BC एंड AC। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास बात है कि इसका वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दोनों एंगल बचते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों एंगल एक्यूट एंगल, तो ये हमारे पास किसी भी एंगल को मेंशन कर लेते हैं, लेट करें ये। तो जो हमने एक क्यू डाला है ये क्या है एक्चुअल में, ये है थीटा। क्या है ये थीटा। थीटा मतलब क्या है, ये एंगल है एक तरह का जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है। तो थीटा यहाँ पर हमारा क्या होगा एंगल्स। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड की रेशोज पढ़ते हैं कि साइड में हमारे पास रेशोज कैसे बनती हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स हैं वैसे तो हमारे पास क्या AB, BC, AC। AB, BC, AC हमारे पास 3 साइड हैं। इसमें ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं जिसकी साइड की रेशोज। तो क्या हमारे पास रेशो बिटवीन देयर साइड्स किसमें है, साइड्स के अंदर रेशो हमारे पास, रेशो बिटवीन देयर साइड्स, साइड्स के अंदर रेशो है। तो हमारे पास क्या क्या जो फंक्शन बनते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनती है साइड्स में, यानी हमारे पास क्या हो AB अपॉन BC। तो हमारे पास क्या है AB अपॉन BC, सेकेंड BC अपॉन AC, या हम कह सकते हैं AB बाय AC या AC बाय BC या AC बाय AB। तो यह हमारे पास क्या था AB बाय AC। तो हमारे पास इस तरह से साइड्स हैं, एक साइड्स और हम लिख लेते हैं हमारे बाय AB बाय BC और BC बाय AC, AB बाय AC, AC बाय AB और AC बाय BC। और हमारे पास क्या है एक साइड्स और हम लिख लेते हैं BC बाय और AB। तो हमारे पास इस तरह से साइड हैं। तो ये हमारे पास सभी साइड्स की रेशियोज हैं। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ 6 फंक्शन हमारे पास। फर्स्ट है साइन थीटा। थीटा क्या है एंगल, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसके बाद होता है टेन थीटा, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोसेक थीटा, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद होता है सीकेंड थीटा, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। उसके बाद हमारे पास होता है कॉट थीटा और ये होता है हमारे पास से बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमें ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है कि साइन होता है P बाई एच, कोस होता है B बाई एच, टेन P बाई बी, कोसिकेंट H बाई पी, सीकेंट H बाई बी, कॉट B बाई पी। लेकिन ये आए कहाँ से, तो वो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चंस में जिसको भी आप थीटा डालेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के साथ वाला होता है हमारे पास बेस, और ये क्या बनी हाइपोटेन्यूस।
तो क्या होगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो 3 साइड्स हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बाकी साइड वाला बेस, और वो सबसे लार्जर जो साइड होते हैं वो है हाइपोटेन्यूस। 3 साइड्स हमारे पास ट्रेस होती है। तो इन्हीं साइड की रेशियोज को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा में मेजर करते हैं। लिखते कैसे, एक फार्मूला होता है हमारे पास पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको रेशियोज में कैसे दिखाते हैं, P बाई एच यानी क्या होता है साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। अगर ऐसे उल्टा लेते हैं तो H बाई पी क्या था, H बाई पी था हमारे पास कोसिकेंट, H बाई बी क्या था सीकेंट, और B बाई पी क्या था कॉट। तो 6 की 6 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इसको वैसे जनरली याद रखने के लिए भी ये कह सकते हैं कि हम एक थोड़ा सा आइडिया सा ले लेते हैं कि कुछ बना लेते हैं स्लोगन कि पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखेंगे हर हर भोले। तो हमारे प्रयास करते हैं कि हमने स्लोगन सा याद कर लिया कि हमें याद जल्दी हो जाए। तो पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखेंगे हर हर भोले एच एच बी। तो ये हमारे पास इस तरह से रेशियोज लेके हम हमारे पास क्या कर सकते हैं, सभी साइड की रेशियोज ले सकते हैं। तो हमारे पास रेशियोज आ गई। तो थोड़ा सा हम यहाँ डिनोट करते एक बात हमने खास देखी है कि साइन होता है P बाई एच और कोसिकेंट होता है H बाई पी। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल आ रहा है आपका, बिल्कुल रेसिप्रोकल। ऐसे ही B बाई एच कोस और H बाई बी क्या आ गया है सेकेंड, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया है। और इसके बाद P बाई बी टेन और B बाई पी क्या होता है कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया है। तो कह सकते हैं हम कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का सीकेंट होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपके राइट कर देता हूं। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके वो देखिए एक बार, जो रेशियोज से रिलेटेड हैं। तो रेशियोज से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखिए एक बार। देखिए क्या है रेशियो से रिलेटेड। तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं जनरली साइन थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाई कोसिकेंट, एंड कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है 1 बाई साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाई साइन। तो मैंने अभी बताया था साइन होता है P बाई एच, कोसिकेंट होता है H बाई पी। तो उल्टा हो गया बिल्कुल रेसिप्रोकल्स, तो नए फार्मूले बन गए 2। उसके बाद क्या होता है कोस थीटा होता है 1 बाई सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही थर्ड टेन थीटा होता है हमारे पास 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा हमारे पास होता है 1 बाई टेन थीटा। इनसे सेपरेटली 2 फॉर्मूले और भी होते हैं जो टेन का, तो वो भी हम लिख लेते हैं, मेनली काफ़ी यूज होते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप करके देख लें इसको, फॉर्मूला क्या है, साइन हमारे पास होता है P बाई एच और कोस हमारे पास होता है B बाई एच। तो हमारे पास H दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया है P बाई बी। और P बाई बी क्या होता है आपके पास टेन थीटा, या पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले। तो क्या होता है आगे ना टेन थीटा। उसके बाद क्या है कोट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारे पास क्या होता है कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमने सारे फार्मूले बड़े रेसिप्रोकल्स जो डिवाइड में थे कि साइन 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाई साइन, कोस 1 बाई सीकेंट, सीकेंट 1 बाई कॉस, टेन 1 बाई कोट, कोट 1 बाई टेन। टेन साइन बाई कोस भी होता है और कोट होता है कोस बाय साइन। यानी यहाँ से क्या पता चला हमारे पास कि टेन कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से सारे फर्स्ट के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग फार्मूले हैं। कुछ और फार्मूले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो और मैं लिख देता हूँ जो आपके स्क्वायर में आइडेंटिटी है, ठीक है, वो और देखिए एक बार। तो वो लिख देते हैं क्या है, तो वैल्यूज देख सकते हैं आप, ये आपने सभी ने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए, ठीक है, वैल्यूज क्या है देखिए। अब कुछ आइडेंटिटी है, कुछ
स्केयर्स में साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा होता है 1। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसके बाद वैल्यूज़ दूसरी होती है हमारे पास, यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसी से। अगर मैं कोस स्केयर थीटा निकालना चाहूँ तो साइन को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो साइन कोस स्केयर थीटा हो गया है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यानी आइडेंटिटी कौन सी है, ये है मेन आइडेंटिटी। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, यानी कुछ वैल्यू आए, अगर साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए हो तब भी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर साइन स्केयर 100 डिग्री आए, कोस स्केयर 100 डिग्री आए तो फिर भी 1। यानी कहने का मतलब है साइन स्केयर समथिंग प्लस कोस स्केयर समथिंग दोनों सेम होने चाहिए, तो वैल्यू कितनी आती है 1। ये आइडेंटिटी फर्स्ट। तो इस आइडेंटिटी में से हमने कुछ और वैल्यूज निकाली है। कोस स्केयर थीटा को उधर जाके 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, एंड साइन स्केयर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा कितना होता है हमारे पास 1। तो सीकेंड स्केयर थीटा हमारे पास माइनस टेन स्केयर होता है 1, तो यहाँ से भी सेकंड हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सीकेंड स्केयर थीटा हो गया है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। इसमें एक और बना सकते हैं हम, हमें क्या निकालना है टेन स्केयर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्केयर को मैं यही रहने दूँ, 1 को लेफ्ट में ले आऊँ, तो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1, 10 को राइट हैंड साइड, टेन स्केयर थीटा। दैट मीन्स क्या आ गया है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्केयर थीटा। नेक्स्ट, तो इसकी भी तीनों प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। थर्ड क्या है, कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, ये भी क्या होता है हमारे पास, ये भी अगेन 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज में हमारे पास क्या है 1। तो अब इसका भी हम चेंजिंग कर लेंगे, माइनस ये था कोसिकेंड स्केयर थीटा इक्वल टू कोट उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गए हैं कोट स्क्वायर थीटा। और लास्ट है ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी मैंने बता दी है कि मेन होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेकंड होती है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और थर्ड होती है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कि हम किस तरह से साइड निकाल सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। ये टोटली फार्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गए हैं। तो अब सेकंड एक्सरसाइज में आपके क्या है, उसके फार्मूले भी मैं लिख देता हूँ, उसमें एक टेबल होती है वो और कवर कर लेते हैं हम आप, यानी सारे फार्मूले हमने फर्स्ट से रिलेटेड, दूसरा हम टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आज इतना ही काम कर लेंगे। आपके पास कि ज़्यादा अगर हम काम करते हैं तो फिर ज़्यादा आपके पास बर्डन हो जाएगा। तो इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड। तो वो और मैं लिख देता हूँ, आपके पास क्या क्या है वो देखिए आप टोटली। तो आपको पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आप सेक थीटा कोसेक थीटा को क्या सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा भी बोल सकते हैं, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। अब आपके पास टेबल, ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा कि जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपने यूज किया था, और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे मैक्सिमम एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल आपने मैक्सिमम पढ़ा 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएगा वो भी 90 डिग्री तक के ही होंगे। तो आपके पास टेबल भी 90 डिग्री तक ही होगी। तो एक स्टैंडर्ड टेबल है आपकी, वो क्या है एंगल से रिलेटेड। तो आप क्या करें, आपके पास काफ़ी आपकी बुक्स में आप देख सकते हैं कि टेबल में काफ़ी 30 के करीब वैल्यू है, 30 वैल्यू हैं। तो 30 वैल्यू आप याद नहीं कर सकते, तो उसका बनाने का एक पैटर्न है, किस तरह से आप टेबल को ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेबल ही बना लें। देखिए, तो वैल्यूज में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ टेबल को यहाँ पर। तो हमने ये क्या करें टेबल, तो हमारा काफ़ी स्पेस बच जाएगा इसके बाद। तो क्या है हमारे पास, हम लिख लें 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक के होल नंबर ले लेंगे आप, 0 1 2 3 4। तो सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी नंबर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, क्या किया 0 से 4 तक के नंबर लेने के बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, और सभी को रूट्स में लिख लिया, सभी को स्क्वायर रूट कर दिया है।
तो स्क्वायर रूट कर देंगे आप, ये वैल्यूज क्या है सबको स्क्वायर रूट कर दिया है। अब आपको क्या जरूरत है, मैंने बताया कितने डिग्री तक के एंगल लेने हैं, 90 डिग्री तक। तो कौन कौन से एंगल लेने हैं, पहला 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ये आपके टेबल्स में डिग्रीज दे रखी हैं, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, यानी 0, 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यू आपके निकालनी है। इधर हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस लेंगे क्या क्या, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा आपके पास टेन थीटा, उसके बाद फोर्थ आपके पास है कोसेक थीटा, और उसके बाद है सेक थीटा, और उसके बाद आपका लास्ट है कॉट थीटा। यही पढ़ के हैं आप, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो सब एक ही। पहले अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है 0। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू आ गई टेबल की, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सेकंड 30, आप देख सकते हैं 1 से 4 डिवाइड नहीं होता, तो अलग अलग रूट करना पड़ेगा। 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। 4 का स्क्वायर रूट आप पढ़ चुके हैं, कितना होता है 2। उसके बाद ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो एज इट इज़ रहेगा रूट में। उसके बाद 3 कैंसिल नहीं होता, तो 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है 2। उसके बाद लास्ट ये कैंसिल हो जाता है, क्या आ गया 1, तो अब 1/1 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 1। तो आपके पास फर्स्ट लाइन यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपके पास पैटर्न बना ले। अब क्या करना आपको, इधर से स्टार्ट कर देना, लिखना हुआ वापिस आ देना, यानी क्या हो गया 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, फिर इसको लिख लेंगे 1/√2, फिर इसको 1/2, और फिर लिख लेंगे लास्ट में 0। यानी क्या आपको कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, आप ऑपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो आपके पास 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं साइन और कॉस की। तो थर्ड लाइन में आप क्या करें, आप जानते देखो एक फार्मूला भी लिखा था मैंने, क्या लिखा था, यहाँ लिख देता मैं साइड में, क्या लिखा था, tan थीटा आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं अगर साइन वाली लाइन को कोस वाली लाइन से डिवाइड कर दूं तो tan बन जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन 1/√3, पूरा ही कैंसिल हो गया है 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 इज √3। और किसी भी वैल्यू को, दुनिया की किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटी, यानी 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी का क्या मतलब है, यहाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू, आपके टेबल में लिखा होगा नॉट डिफाइंड वैल्यू, कि जो डिफाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू काफ़ी। तो अब तीनों लाइनें आ गई हमारे पास, किसकी, साइन कॉस टेन। तो अगर मैं तीनों लाइन को रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो हमारे पास नेक्स्ट 3 लाइन आ जाएगी। तो 0 का, यानी 0 का हमारे पास कुछ भी नहीं होता कोई भी चीज़, और इन्फिनिटी हमारे पास बहुत कुछ होता है, यानी बहुत लार्ज स्केल पे वैल्यू। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्या इन्फिनिटी। तो 0 कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी सब कुछ। तो 0 रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद कॉस, इस लाइन को बताइए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब tan थीटा 0 का इन्फिनिटी, 1/√2 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई सारी। पहली लाइन कैसे लिखें, इनको डिवाइड करके, सेकंड लाइन को आप अपोजिट से शुरू कर दिया, मानिए लास्ट से स्टार्टिंग कर दिया। थर्ड कैसे की, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 10। तीनों लाइन में हैं आने के बाद सबको रेसिप्रोकल कर दिया। तो सबको रेसिप्रोकल करते ही आपके पास टोटल 30 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो आप इसे बना लेंगे। तो क्या करें, जैसे ही एग्जाम हो तो आप क्या करें, साइड में पहले ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पहले ही अपनी टेबल बना ले, फिर आपको जिसकी वैल्यू हो
ठीक है, वही लिख ली। मान लो आपको क्या जरूरत है, आपका भाई cos 60 डिग्री, ये रही, आपसे पूछे cos 60, ये आ गया, आपने यहाँ से उठा के रख ली। आपका भाई tan 45, ये लिख ली। आपके क्या भाई secant 30 डिग्री। तो क्या है, आप इस तरह से सारी वैल्यू आपके क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको क्या बता दिया है, सारी साइड्स की रेशियो, टेबल से रिलेटेड काम, जो भी वैल्यूज मैंने सारी बता दी आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन से रिलेटेड काम करना है, क्योंकि आपकी काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हम इतना भी नहीं चाहते कि आप बोर हो जाएं, कि आप इतना काम करें कि पहले आप फार्मूले रिवाइज कर लें, अच्छे से काम कर लें, टेबल मेंटेन कर लें, उसके बाद सारी रेशियोज फार्मूले आप उसको रिवाइज करने के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास थीटा हमने मेंटेन किया, कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, साइड में बेस, और जो आपके इस तरह से स्लैंट हाइट की टाइप में था वो क्या था, हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो वो हमारे पास इस तरह से था। तो तीनों इसकी रेशियोज बतानी, क्या क्या फंक्शन थे, साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। फिर हमने एक फार्मूला याद रखने के लिए स्लोगन बताया कि PBP अपॉन HHB, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे आएगा हर हर बोले। तो ऊपर वाले रेशियोज लेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, P/H, B/H, और तीसरा P/B। नीचे वाली क्या होगी, H/P, H/B और B/P। तो इससे सारा मटेरियल हमने सॉल्व कर लिया कि इंट्रोडक्शन से आपका चैप्टर का सारा हो गया है। इस तरह से आके काम करना है और इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही काम था, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है, अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर करें कि किस तरह से आपने बिल्कुल एक आराम से ध्यान से कि भी कौन कौन सा टॉपिक कराया गया है, क्या क्या फार्मूले लिखवाए गए हैं, क्या क्या काम किया है, तो सारा आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई डाउट्स है, कोई आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई है। बाकी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए काफ़ी वीडियो डाली जा रही हैं, काफ़ी मेहनत का काम हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक किए और शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, नमस्कार सभी को भाई। आज हमने जो वीडियो डाली है उसमें थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी टू ऑल ऑफ यू, नैन मैथमेटिक्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कंटिन्यू काम कर रहे थे कई दिनों से 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से, उसकी 2 वीडियो हमने कंटिन्यू डाल दी हैं, और तीसरी वीडियो यानी लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आज आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कैसे काम करना है वो देखिए आप। इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आपका, एक तो क्या बचता है, इरेशनल नंबर, और दूसरा आपका बचता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप फुली चैप्टर देख सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें इस बारे में, इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप क्या करें भाई, ज़्यादा कई बार हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि और बेल आइकन भी दबा दें कि बार बार आपके पास वीडियो हमारा नोटिफिकेशन जाता रहे और आपका इसको पूरा फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है, अभी 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनमें से फर्स्ट है शो इरेशनल नंबर, और जो सेकंड जो टॉपिक है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम जो टॉपिक करते हैं वो हमारे पास है, क्या है, शो दैट, शो मान लीजिए हम क्या ले लें, √7 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर लेना है, इरेशनल नंबर शो करना है आपको। कौन सा नंबर शो करना है, इरेशनल नंबर शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लेके चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट √7 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर ले लेते हैं, रैशनल नंबर ले लेते हैं आपके पास। तो हमने शो तो क्या करना है, देखो हम शो क्या करना है, शो √7 इज ए रैशनल नंबर शो करना है आपको, और हम लेके क्या चले हैं, रैशनल नंबर, यानी ऑपोजिट लेके चले हैं। अगर हमारे ऑपोजिट काम हो गया लास्ट में काम करते करते, तो कैसा नंबर हो जाएगा ये, इरेशनल। तो कहता है लेट √7 इज ए रैशनल नंबर।
तो √7 इज इक्वल टू p/q। देखो नंबर हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। और जहाँ पर आपका q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना, आपको p/q लिख दिया इक्वल टू वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो कैसे नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। तो क्या है, √7 इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √7q इज इक्वल टू p, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS का क्या मतलब है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 7q² इज इक्वल टू p² एंड q² इज इक्वल टू p²/7। तो 7 नीचे आ गया आपके पास, ठीक है भाई। तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान दो आप सभी लास्ट वाले। तो q² हमारे पास है p²/7, तो आपके पास ये है 7 डिवाइड्स p²। इसका ये मतलब कि 7 p² को डिवाइड करता है। 7 आल्सो डिवाइड्स p। तो क्या है, 7 आल्सो डिवाइड p। अब लेट कर लेते हैं हम, या पुट कर लेते हैं, पुट p इज इक्वल टू 7r। तो जितनी वैल्यू हमारे पास √2 √3 √5 जितने प्राइम नंबर्स हैं, तो सभी को हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो उनमें अगर 5 है तो 5r लेना है, 2 है तो 2r लेना है। तो वैल्यूज हमारे पास इस तरह से है। तो p को क्या लिया, 7r। तो वैल्यूज हमारे पास अब लिख दी हमने वैल्यूज में। तो q² इज इक्वल टू 7r और वैल्यूज पुट कर दी होल² 7। तो यहाँ पुट अप कर देंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे 7r होल² 7। तो q² हमारे पास आ गया 7 यानी 49, r²/7 कैंसिल आउट कर दिया है, 7 7 जा 49, दैट मीन q² के आगे है 7r²। तो 7 को आप नीचे ले आएंगे, तो q²/7 इज इक्वल टू r²। अब आप देख रहे हैं पहले p को डिवाइड किया तो किसको करा, q को। तो 7 डिवाइड्स q², 7 आल्सो डिवाइड्स क्या, q। तो आपने देखा कि 7 जो है वो p को भी डिवाइड करता है, 7 वो q को भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां करेंगे 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q ये आ गया हमारे पास। तो 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट लेकिन हमने क्या लिखा था, बट p एंड q। यहां देखो p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम का क्या मतलब होता है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया है, जिसका मतलब क्या हुआ, बट p एंड q आर को प्राइम। सो इट शो क्या, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या मतलब है, विरोध करना किसी, यानी ऑपोजिट आना। इट शो कंट्राडिक्शन, फैक्ट दैट √7 इज ए रैशनल नंबर। तो इस बात का विरोध हो गया है कि हमारे पास जो √7 हमने लेट किया था कि वो एक रैशनल नंबर है, इस बात का ऑपोजिट काम हो गया है कि 7 इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट √7 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हमारे पास क्या था, इर्रेशनल नंबर था, और हमने क्या लेट करके चले थे इसको रैशनल। तो टोटल वैल्यूज का आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल इजी पार्ट है। हमने स्टार्टिंग में लिखा p/q को प्राइम है, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, फिर हमने देखा कि p² को डिवाइड करता है, उसको 7r ले लिया, फिर q² को डिवाइड करता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों को डिवाइड करता है, उनका कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने यहाँ लिखा था कॉमन फैक्टर नहीं होता, दोनों बात अलग अलग हो गई है, दोनों अलग ऑपोजिट पार्ट आ गए हैं, तो कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन मतलब विरोध करना, विरोधाभास बोलते हैं इसको। तो विरोध होना, तो क्या केस क्यों आया, क्योंकि हमने क्या लेट कर लिया था कि वो रैशनल नंबर है, और एक्चुअली में क्या था, वो इर्रेशनल नंबर। एक्चुअली में क्या था हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। तो ये टॉपिक आपका था रैशनल इरेशनल का, यानी इरेशनल नंबर शो करने का। इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचता था इसी वीडियो में कंप्लीट करना, मैंने बताया था आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट, वो छोटे सा 2 मिनट का टॉपिक आपका वो और बता देते हैं, ठीक है। कैसे देखिए काम करना, इसको रब कर देते, इसमें आपको देखो
लास्ट में अगर आपको ये है भाई हाँ विशाल कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मानसी, नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके, समझ रहे इसके साथ साथ आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास अब क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो कैसे काम करना है उसके बारे में आप देखिए। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कोई वैल्यूज हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है 15/2⁵ ओनली, क्या लिखा है 15/2⁵। तो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m और 5⁻n, यानी इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी 2⁻m 5⁻n या 2⁻n 5⁻n, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आप देखिए 2⁻m की फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं 15/2⁵। तो हमने देखा 2⁻m तो है, लेकिन हमारे पास 2⁻n नहीं है, 5⁻n नहीं है, तो 5 की पावर भी हम लगा देंगे। क्या करें, तो 5⁻5 और ऊपर भी 5⁻5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। हमने क्या किया 5⁻5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 5⁻5 से डिनोमिनेटर में, तो दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों की वैल्यूज आ गई है। तो वैल्यूज क्या कर सकते हैं 15 × 5⁻5, तो कितने टाइम्स लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और वैल्यूज तो दोनों की पावर सेम है, तो आपके पास प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है प्रोसेस, a की पावर m और b की पावर भी m हो तो ab की पावर होल m लिखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया है। तो वैल्यूज में हमारे पास क्या है 15 और मल्टीप्लिकेशन के 3125, तो मल्टीप्लाई कर दी है 5 को 5 टाइम्स, तो ये आ गया है 3125 और नीचे कितना आ गया है 10⁻5। तो 15 × 3 1 2 5/1 2 3 4 5, यानी 10 5 टाइम्स है तो 50। तो क्या आ गया हमारे पास, वैल्यूज नहीं आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू क्या बनाए हमारे पास 2⁻m 5⁻n इस फॉर्म में आ जाए, वो एक्ट में क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3125, किससे मल्टीप्लाई करना 15 से, वैल्यूज 15213 57864, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 46875/0000 और 1। तो कितने पॉइंट्स के बाद है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 0.46875 आपका आंसर। तो कैसी वैल्यू है टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारे पास। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम किस में फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और मैं दो रिपीट कर देता हूँ छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद तो वैल्यू हमारे पास हम मान लिया जाए 74/3⁻2 और 5⁻2 और हमारे पास 2⁻3, इस तरह की वैल्यू हमने देखा। तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें 2⁻m 5⁻m इस फॉर्म में हो तो हमारे पास टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा आ गया 3, तो 3 जो मेंबर है वो क्या है एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वैल्यू कैसी आ गई है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बगैर देखे इतना ही काम करते हैं, सीधा बता सकते हैं डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग आपकी पॉइंट्स में फाइंड आउट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया है कि अगर वैल्यू एक ही है तो क्या करना हमारे पास, उस वैल्यूज को क्या करेंगे, अगर एक ही वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू लेके आएंगे 5 की पावर्स में, दोनों वैल्यू आने के बाद 10 के फॉर्म में बना लेंगे, 10 100,000 बन के उससे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक इसमें है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक छोटा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास कितना है 37 बाय, मान लीजिए हमारे पास कितना है 400, तो 37/400। तो पहले आपको देखना है ऊपर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो नहीं हो रही है, तो क्या करें 400 के फैक्टराइज कर देंगे, क्या आ गया है
200 पे, फिर करेंगे कितना हो गया है 100 पे, फिर कितना है 50, फिर कितना आ गया 25 और फिर कितना आ गया है 5551। तो आपने देखा 37 अपॉन क्या आ गया है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2। तो वही सेम पोजीशन आ गई हमारे पास ऐसे ही। तो हमारे पास कितनी पावर की, देखो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो 37, इसकी पावर कितना है 4, इसकी पावर कितनी है 2, तो हमारे पास 2 पावर की कमी है। तो 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज हो गई हैं। तो आ गया ऊपर 37 इंटू 25 बाई 2 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4। तो वैल्यूज आ सकती है हमारे पास। तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ यहाँ पर 37 को 25 से, नाइन 25, तो 925 और ये क्या बन गया है 10 की पावर 4, तो 0 0 0 0 दिस वैल्यूज आ गई है 5290.0 आंसर। तो फाइनल आंसर आपके पास इस तरह से क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आपको याद रखना है, इस फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए। ये फॉर्म बनने के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये चैप्टर आपका फुली आपको टच कराया गया है कि कैसे कैसे काम करना है। तो ठीक है, जो मेन हमने 1-2 क्वेश्चंस लेके सारा रिपीट किया है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, सर इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट रियल नंबर्स। सभी को बाय, ओके, थैंक यू, नमस्कार सभी को भाई। और चैप्टर 3 का इस सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप पूरे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं सारी, और पूरा चैप्टर का आप इम्पोर्टेंट पार्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वही कराया था जो अभी आपको पिछली वीडियो में, वो था आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्व करना। और आप बगैर ग्राफ के भी ये बता सकते हैं इक्वेशन से कि किस तरह से आपका लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पहली बात क्या, इन ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 तरह की लाइनें आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड जो आपकी आएंगी वो है आपकी पैरेलल लाइन। सेकंड क्या आएंगी? पैरेलल लाइन। फर्स्ट क्या आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, और थर्ड आपकी जो आएंगी वो है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कैसी आई लाइन है, आपको लाइन ऐसे क्रॉस करती हुई दिखाई दे, लाइन आपकी क्या करे, क्रॉस करे, लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में हो, यानी क्या, पैरेलल लाइन हो आपकी। कैसी लाइनें हो? पैरेलल लाइंस हो। तीसरी हमारे पास क्या हो? कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी एक ही लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स हमारे पास हो। 3 तरह की लाइनें आ सकती हैं इसमें। कैसी कैसी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो 3 तरह की लाइनें आपके पास ग्राफ पे आती है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था और उसकी लाइनें कैसे आई थी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन आई, तो वो पैरेलल भी आ सकती थी, वो कोइंसिडेंट लाइन भी आ सकती थी। लेकिन बगैर ग्राफ के ही, बगैर टेबल बनाए भी हम ये बता सकते हैं कि लाइन हमारे पास कैसी होंगी कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। और इसके बाद इसी में एक टॉपिक और अटैच है, उसमें ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये बताएंगे। तो जो हमारे पास पैरेलल लाइन होती हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों का, इंटरसेक्टिंग का भी क्या होता है? कंसिस्टेंट। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। और हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन का, जिसका मैंने सॉल्यूशन होता है, उसका भी कंसिस्टेंट होता है। उसका भी क्या होता है? उसका भी हमारे पास क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो क्या हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का भी कंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट लाइन का भी कंसिस्टेंट होता है, और किसका होता है? पैरेलल लाइन का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है।
तो मैं इसके लिए बता देता हूँ क्या क्या है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हमारे पास, जो मैंने बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास तो दो इक्वेशन में ग्राफ सॉल्व किया था, तो एक और हो गया हमारे पास सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि दो लाइन है हमारे पास, 2 लाइन्स हैं। तो a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन है, तो इसमें हम कोफिशिएंट ले लेंगे। तो कोफिशिएंट क्या क्या हुए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास इफ कई सॉल्यूशन हैं। इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो b1 बाय b2 के, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बाय b2 के, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे इंटरसेक्टिंग लाइन है यूनिक सॉल्यूशन। और आगे क्या, कंसिस्टेंट। क्या है हमारे पास, इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी होगा। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड जो पार्ट है, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, सेकंड जो था वो क्या है, इफ a1 बाय a2 इक्वल टू आ जाए क्या, b1 बाय b2 के, नॉट इक्वल टू आए क्या, c1 बाय c2 के, नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बाय c2। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये होगा भाई पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन। उसके बाद कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नो सॉल्यूशन। और ये होगा इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू आए c1 बाय c2 के, तो पैरेलल लाइन होगी, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। तो लास्ट एक और हमारे पास, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां थोड़ा स्पेस कम है। इफ थर्ड पॉइंट है, क्या कहता है थर्ड में, इफ a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 इक्वल हो c1 बाय c2, यानी तीनों वैल्यूज इक्वल हो, तो हमारे पास होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। और हमारे पास कैसा था, मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो तीन तरह की चीजें हैं, दो चीजें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिर्फ कौन सा होगा, पैरेलल लाइन का, बाकी फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो तीनों तरह की वैल्यूज हैं। अब इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेके कि इनमें से किस तरह का सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। तो बता दिया मैंने, ग्राफिकली सॉल्व कर तब भी हमें पता चल जाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बगैर ग्राफ भी इन कंडीशन से भी हम बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, तो इससे भी बताया जा सकता है। तो मैं रब कर देता हूं और तो आपके पास देखिए क्या करना है। तो मैं ये रहने देता हूं नीचे जो हमारी कंडीशन है तीनों। ठीक है, तो ये रब कर लेते हैं वैल्यूज। देखिए क्या है, लेट कर लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या, 2x प्लस 3y माइनस 4 0। नेक्स्ट है 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया है, 2x 3y माइनस 4 0, 4x 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयरिंग करके छाट लें क्या है, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू माइनस 4, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 7। 6 की 6 वैल्यू हमने कंपेयरिंग कर ली है। तो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्या चेक करना है,
क्या a1/a2, तो a1 देखिए कितना है 2/4, कैंसिल कर दें, क्या आ गया है 1/2। नेक्स्ट b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/6, क्या आ गया कैंसिल हो गई 1/2। अब तीसरा और हमारे पास क्या है c1/c2, यानी थर्ड क्या है c1/c2, वो क्या है -4/7। तो आप देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो क्या कंडीशन आई a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो अपने कंडीशंस देखो हमने पढ़ी थी, तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। इसका क्या होता है पैरेलल लाइन। तो कैसी लाइन आई भाई पता चल गया है पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्या आ गया है नो सॉल्यूशन, क्या आया नो सॉल्यूशन, और क्या आया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो आप बगैर ग्राफ के भी इस तरह कंपेयरिंग करके भी बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कैसी है कोइंसिडेंट है, या सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड टॉपिक करा दिया है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड था थोड़ा सा, लेकिन इसमें बगैर ग्राफ के ही बताया जा सकता है कि किस टाइप की लाइन आपकी ड्रॉ होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन है आपके ग्राफ का, तो पहले क्या करें, पहले ऐसे ही सोल्व करके देख लो, और सोल्व करने से आपको पता चला कि ये आया भाई क्या आपके पास सोल्व करके क्या है पैरेलल लाइन, और फिर आप ग्राफ शुरू कर दो। तो ग्राफ में भी आपके पास क्या आएगा पैरेलल लाइन ही आएंगी, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नैन मैथमेटिक्स जोन में सभी का स्वागत है। आज आपको जो वीडियो कराई जाएगी वो है 10th क्लास से रिलेटेड। 10th क्लास से रिलेटेड में कई सारे वीडियो आपके लिए पहले भी डाल चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, और चैप्टर नंबर जो 2 है आपका वो है पोलोमिल्स। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसी कई सारे वीडियो आपके लिए हमने अवेलेबल करा रखी हैं। और आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, और जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 3 कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमारे पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। तो क्या होते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जैसे ये हमारे पास ax + b = 0, जिसकी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 1 है तो वो लीनियर, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो वो क्यूबिक। तो हमारे पास कितनी पावर है अब 1, इसकी कोई पावर नहीं, उसकी पावर कितनी होती है 1। तो लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है 1। लेकिन हमें क्या कहा गया है 2 वेरिएबल में है, तो 2 वेरिएबल की कौन सी हुई फिर ax + by + = 0। ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में भी है। कौन कौन सी वेरिएबल है x एंड y, और यहाँ पर a b c क्या है कांस्टेंट वैल्यू। a b c हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू, और x y क्या हमारे पास दोनों गिवन वेरिएबल्स। तो इसी टाइप में हमारे पास पहला जो टॉपिक है सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली। तो कैसे सॉल्व करना हमें क्वेश्चन को, फर्स्ट में दोनों इक्वेशन को, जो दो इक्वेशन लेंगे हम इसमें, उनको ग्राफिकली सॉल्व करके उसके ग्राफ खींचना है और इसका सॉल्यूशन बताना कि किस टाइप का सॉल्यूशन है और कैसी लाइनिंग है हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है x + 4y = 7 एंड 2x - y = 5। हमने दो इक्वेशन ले ली हैं, x + 4y = 7, 2x - y = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों को सॉल्व करना है और दोनों से टेबल बना के दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो क्या है हमारे पास, तो लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लें, क्या हमारे पास x + 4y = 7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x के आगे है 7 - 4y। अगर हम y की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास देखिए, दिस इज x, दिस इज y। अगर मैं x की वैल्यू क्या, सॉरी y की वैल्यू क्या लूँ
0। अगर मैं y की वैल्यू क्या ले लूँ 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 × 0 0 7 माइनस क्या हो गया 7। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ हमारे पास x की वैल्यू ले लूँ मैं 1, तो क्या है हमारे पास से सॉरी y की वैल्यू क्या ले लूँ मैं 1, तो 4 1 जा 4, तो 7 माइनस 4 3। तो मैंने क्या किया x की वैल्यू पुट अप कर दी, सॉरी y की वैल्यू पुट अप कर दी, और किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो x7 y 0 x3 y 1। सेम प्रोसेस से अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड देख लेते कौन सी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो फिर वही प्रोसेस 2x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, और यहां से x फाइंड आउट कर लेंगे 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो अब वैल्यूज हमारे पास क्या है हम पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू हमारे पास 1, तो y की वैल्यू मैं पुट कर दूं है 1, तो 1 पुट कर दें। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 2, दैट मीन्स 6 बाय 2 क्या आ गया है 3। 1 वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम, पुट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई है 5 प्लस 3 बाय 2, दैट मीन्स 8 बाय 2 क्या आ गया है 4। तो इसकी टेबल बना लेंगे हम, क्या है जैसे उसमें बनाई थी उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, जैसे हमने रख के दिखाया कैसे, तो उसमें भी आप ऐसे ही रख के दिखा सकते थे। तो वैल्यूज हमारे पास क्या हमने क्या रखा, दिस इज x, दिस इज y, तो हमने रखा y की वैल्यू 1, आपने क्या रखा y की वैल्यू 1, तो x की हमारे पास कितनी अवेलेबल हुई 3। अब y की क्या रखी 3, तो x की क्या आ गई है 4, तो हमारे पास दो टेबल आ गई। तो फर्स्ट से क्या आया x प्लस 4y इक्वल टू 7 से आया x की वैल्यू 7 y की 0, x की वैल्यू 3 y की 1। नेक्स्ट में अगर इसमें वैल्यू पुट की हमने क्या थी इक्वेशन फ्रॉम सेकंड से 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसमें x निकाला 5 प्लस वाई बाई 2, यहाँ से y की वैल्यू रख के पहले 1 फिर 3, तो वहाँ से आई 3 और 4। तो हमारे पास दो टेबल हो गए हमारे पास इस वैल्यूज में। तो मैं क्या करूँ दोनों टेबल को साइड में लिख लेता हूँ, क्या है फर्स्ट टेबल, तो हमारे पास क्या है दो टेबल बना लेते हैं हम, थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ खींचने में इजी रहेगा। फर्स्ट थी वैल्यू 7 पे 0, नेक्स्ट था 3 और 3 पे क्या था हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास क्या था सेकंड जो टेबल हमारी वो क्या है x एंड y, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 3, तो y कितना था 1, नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो हमारे पास दोनों की, तो कौन सी इक्वेशन की हमारे पास फर्स्ट, यानी क्या x प्लस 4y इक्वल टू 7 की फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस y की सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। तो क्या करें हम अब ग्राफ खींच लेते हैं, कैसे काम करना है वो देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ और इक्वेशन को आपके लिए दोबारा ऊपर लिख देते हैं। तो x प्लस 4y इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। तो दोनों के टेबल भी सामने दिखा रखी है, तो मैं ये रब कर लेता हूँ, तो स्पेस हो जाएगा, फिर यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है वैल्यूज देखिए कैसे काम क्या है वैल्यू देखिए, तो हमारे पास क्या है ग्राफ खींच लेंगे हम वैल्यूज, एक कैसी लाइन है हॉरिजॉन्टल और दूसरी कैसी है वर्टिकल, टू लाइंस। तो एक ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं आप एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसका क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको वाई डैश, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्स डैश और वर्टिकल को वाई वाई डैश। तो वैल्यूज हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कितनी है टेबल में x 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो नेगेटिव कुछ पॉइंट्स दिखा दो -1 -2, ऐसे ही यहाँ पर दिखा दो -1 -2, बस शो कर दो। और y में वैल्यू कितनी हमारे पास है 3 तक, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टेबल, दैट मीन्स x में कितने प्लेसेस तक जाना है 7 तक, तो x में 7 चले गए हैं।
यहाँ पर जाने के बाद हमें y में कितने प्लेस जाना है, 0, यानी है जाना ही नहीं है, तो इसके अंदर हम यहीं रुके हुए हैं 7,0। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7,0। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टेबल में 3, तो 1 2 3, और 3 में जाने के बाद कितने प्लेसेस पे चलेंगे 1, तो 1 प्लेस ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, ये वैल्यूज क्या हो गया है 3 पे 1। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स को आप क्या करें, ज्वाइन कर दें, दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें आप ज्वाइन कर दें ऐसे, और लाइन ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा इधर जाएगी आपकी लाइंस, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर दें ये, ठीक है, और जो वैल्यूज थी जिस इक्वेशन की वो इक्वेशन शो कर दें उसके ऊपर, x + 4y = 7। अब सेकेंड जो टेबल है उसके शो करेंगे, तो फिर वही 3 पे 1, तो सेम पॉइंट आया है, तो 3 पे 1, और 4 पे 3, x4 पे क्या है 1 2 3, 4 पे 3, तो 4 पे कितनी वैल्यू आई है 3, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम, ये पॉइंट है, सही है। नेक्स्ट ऊपर तक, इसकी इक्वेशन भी हमारे पास क्या है 2x - y = 5, 2x - y = 5। ये हमारे पास देखो दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कर दिए पॉइंट्स लगा के, और दोनों इक्वेशन के ऊपर लिख दिए हैं। तो आपको ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है, कैसी लाइन दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है मेरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। वन सॉल्यूशन कह सकते हैं, या ऑब्लिक यूनिक सॉल्यूशन, कैसा कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास वैल्यू दोनों के दोनों से हमने लाइन से टेबल बना के ग्राफ शो कर दिया। ग्राफ के ऊपर क्या क्या करना था आपको, दोनों लाइनें लिखनी है, फिर बताना है देख के ग्राफ कैसा शो कर रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन दिखा रहा है, और जिनको जो इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाता है वो कैसा सोल्यूशन होता है, उसका सोल्यूशन होता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपको टोटल चैप्टर में इसमें ग्राफिकली जो पोर्शन है वो ऐसे सॉल्व करना आपको ग्राफ, कि किस तरह से आपको टेबल बनानी है, वैल्यूज पुट करनी है। आप चाहें तो 2-2 वैल्यू ले सकते हैं, चाहे आप 3-3 वैल्यू ले सकते हैं, 2 भी आपके लिए मैक्सिमम काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी आपका काम अच्छी तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें हमें ये प्रॉब्लम है कि हमें लाइनिंग ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल बनाने में आ रही है, या लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ग्राफिकल टॉपिक्स कंप्लीट से सभी को थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नैन मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास का टॉपिक कराएंगे। हमने 10th क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट कर रखी है, और जिसका फर्स्ट टॉपिक हम फर्स्ट वीडियो में करा चुके हैं, तो आज उसका सेकंड टॉपिक कराएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी ये जैसे वीडियो डाल रही हैं उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन होता है उसको दबा दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपकी बार उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी, और सारी वीडियो आप फुली चैप्टर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैंने कराया था, रियल नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था। रियल नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक कराया था वो था फाइंड HCF बाय यूक्लिड, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको HCF फाइंड आउट करना था। आज हम आपको बताएंगे कि अदर मेथड, यानी क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, और साथ में LCF भी फाइंड आउट करना है। यूक्लिड से सिर्फ हम क्या निकाल सकते थे, HCF, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल सकते हैं, HCF LCM दोनों चीजें निकाल सकते हैं। और आपने जो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है जिसको आप प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं, अपने जो पिछली क्लासेज में 8, 9, 10 वगैरह 8, 9 में उसमें कर चुके हैं, तो उसमें भी काम करें। लेकिन अब 10th क्लास में फैक्टराइजेशन है, इसमें HCF निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो मैं दो इसको थोड़ा सा देख लें, आप क्या लिखना आपको, प्राइम फैक्टर फर्स्ट।
कोई भी हम टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है 160, तो 160 को आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 160 आप लिखे, अब करेंगे 2 से डिवाइड कर, 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 2 20 पे, फिर 2 10 और फिर 2 5 एंड 5 1 जा 5। तो आपके प्राइम फैक्टर मतलब क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो आपके क्या क्या फैक्टर आए हमारे पास, 2 2 अगेन 2, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हैं एंड 5। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो इटसेल्फ से, या 1 से डिवाइड हो, अदर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये कैसे सारे फैक्टर क्या हैं, प्राइम। जो 2 ऐसा नंबर है और 5 है, जो 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, लेकिन अदर से नहीं होता। ऐसे ही 5 है, 5 से डिवाइड होता है, 1 से अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये प्राइम फैक्टराइज आपके इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी नंबर के कर सकते हैं आप। तो इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अब मैं एक नया क्वेश्चन लिख देता हूं, हमारे पास क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, आप कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए आपने 75 एंड 320 कोई भी लिख लिया, 75 एंड 320 बाय फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। और क्या करना है, एंड चेक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपको क्या करना है कि दो नंबर का हम क्या निकालें, फैक्टर मेथड से क्या निकालें, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें, और ये भी चेक करें साथ में कि इन दो नंबर की प्रोडक्ट इनके आंसर्स के यानी इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होती है हमेशा। तो ये भी हमें चेक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर यानी क्या है 75, तो इसको क्या किससे करना है, प्राइम फैक्टर से। तो 5 1 5 15 पे जाएगा, फिर 5 कितना है 3 पे, फिर आप 3 से करेंगे 1 पे। तो क्या प्राइम फैक्टर होगी इसके आपके पास 5 5 3, आप किसके करेंगे आप 320, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर क्या है 12 6 0, फिर 2 कितना हो गया हमारे पास 8 0, फिर 2 पे 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10 एंड अगेन 2 पे 5 और 5 1 जा 5। तो दोनों के आपने फैक्टर निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर 75 की एंड 320। तो दोनों वैल्यूज को लिखो, 75 के फैक्टर है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3, और 320 के आपके पास फैक्टर हैं हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। तो मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 2, कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 एंड 6। तो जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स का, वही क्या होता है आपका एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन फैक्टर यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 5 3 बचा, नीचे सभी 2 बचे हैं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया आपके पास 5, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 5। तो क्या निकाल दिया आपने फैक्टराइजेशन से एचसीएफ, तो अब क्या निकालेंगे एलसीएम। आपके पास दो मेथड हैं, तो कैसे काम करना है, जो आपका एचसीएफ हो एक तो आप वो लिखें, जो आपका क्या निकला हो एचसीएफ कितना है 5, और जो जिन्होंने पेयरिंग नहीं की, जिन्होंने पेयर नहीं बनाए हैं, उनको भी साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों ही फैक्टराइज से, दोनों के जो वैल्यूज हमारे पास आई है, तो तब भी आपके पास क्या आ सकता है एलसीएम आ सकता है। क्या करें, एक तो जो दोनों का एचसीएफ आया है वो, और बाकी जो मेंबर बचे हुए हैं, तो 5 बचा है और 3 बचा है हमारे पास, और 2 कितने टाइम्स हैं 6 टाइम्स। तो अब मल्टीप्लाई कर दें,
तो मल्टीप्लीकेशन कर दे वैल्यूज, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 32, 64, 64 128, तो 128 75। तो मल्टीप्लीकेशन कर दे दोनों की वैल्यूज, हमारे पास क्या है, वैल्यूज 5 1, वैल्यूज के आगे हमारे पास 0 0 6 और 9, तो 9600, तो वैल्यू है हमारे पास 9600। व्हाट इज दिस, क्या एलसीएम, क्या आ गया है, एलसीएम आ गया आपके पास 9600, एचसीएफ आ गया 5, एलसीएम आ गया 9600। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूं, वैल्यूज आपके पास क्या है, देखिए क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो क्या है हमारे पास 75 इंटू 320, तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 75 की 32 से, वैल्यूज 0 150 3, वैल्यूज 0 0 4 2, तो और वैल्यूज क्या है, 1 0 और आपके पास, तो कितना आ गया वैल्यूज, कितना है हमारे पास 24000, तो 24,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमारे पास अब क्या करना है हमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो वो कितना हमारे पास, एचसीएफ है 5 इंटू 960, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 1 मिनट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, वैल्यूज रुक जाओ भाई, वैल्यूज क्या थी हमारे पास 75 320, तो हम यह चेक कर लेते हैं 32 को 75 से, ठीक है, हाँ 24 आ गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, वैल्यूज करेंगे 75 64 64 से वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, कितना आएगा ये, एक ज़्यादा 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4800, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या वैल्यूज थी, तो 4800, तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है अब 4800, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 24, तो आप देख सकते हैं दोनों से वैल्यूज क्या आ गई है 24,000। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने देखा कि हमें ये बता दिया कि एचसीएफ इतना निकला है प्राइम फैक्टर्स से, एलसीएम इतना निकला है, और ये भी बता दिया है कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट और दोनों एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है, दोनों सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्या किया है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए हैं और रिलेशन भी दिखा दी है, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक था, ये सेकंड वीडियो आपके लिए, तो इसमें आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ये नितिन थोड़ा सा आराम से यहाँ देखो भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह काम करना है आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना भी, सेकंड पार्ट था ये इस वीडियो का। ओके, थैंक यू भाई। नैन मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास का टॉपिक कराएंगे। हमने 10th क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट कर रखी है और जिसका फर्स्ट टॉपिक हम फर्स्ट वीडियो में करा चुके हैं, तो आज उसका सेकंड टॉपिक कराएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी ये जैसे वीडियो डाल रही हैं उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन होता है उसको दबा दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपके बार उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी और सारी वीडियो आप फुली चैप्टर आप कर पाएंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट जो टॉपिक मैंने कराया था रियल नंबर्स का, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था, रियल नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक कराया था वो था फाइंड HCF बाय यूक्लिड, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको HCF फाइंड आउट करना था। आज हम आपको बताएंगे कि अदर मेथड यानी क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है और साथ में LCF भी फाइंड आउट करना है। यूक्लिड से सिर्फ हम क्या निकाल सकते थे, HCF, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल सकते हैं, HCF LCM दोनों चीजें निकाल सकते हैं। और आपने जो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है जिसको आप प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं अपने जो पिछली क्लासेज में 8, 9, 10 वगैरह 8, 9 में उसमें कर चुके हैं, तो उसमें भी काम करें। लेकिन अब 10th क्लास में फैक्टराइजेशन है, इसमें HCF निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो मैं दो इसको थोड़ा सा देख लें, आप क्या लिखना आपको, प्राइम फैक्टर फर्स्ट। कोई भी हम टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है 160, तो 160 को आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 160 आप लिखे, अब करेंगे 2 से डिवाइड कर, 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 2 20 पे, फिर 2 10 और फिर 2 5 एंड 5 1 जा 5। तो आपके प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो आपके क्या क्या फैक्टर आए हमारे पास, 2 2 अगेन 2, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हैं एंड 5। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो इटसेल्फ से, या 1 से डिवाइड हो। अदर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये कैसे सारे फैक्टर क्या हैं, प्राइम। जो 2 ऐसा नंबर है और 5 है, जो 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है लेकिन अदर से नहीं होता, ऐसे ही 5 है, 5 से डिवाइड होता है, 1 से अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये प्राइम फैक्टराइज आपके इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी नंबर के कर सकते हैं आप। तो इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब मैं एक नया क्वेश्चन लिख देता हूं, हमारे पास क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, आप कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए आपने 75 एंड 320 कोई भी लिख लिया, 75 एंड 320 बाय फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। और क्या करना है, एंड चेक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो आपको क्या करना है कि दो नंबर का हम क्या निकालें, फैक्टर मेथड से क्या निकालें, HCF और LCM निकाल लें, और ये भी चेक करें साथ में कि इन दो नंबर की प्रोडक्ट इनके आंसर्स के यानी इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होती है हमेशा। तो ये भी हमें चेक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर यानी क्या है 75, तो इसको क्या किससे करना है, प्राइम फैक्टर से। तो 5 1 5 15 पे जाएगा, फिर 5 कितना है 3 पे, फिर आप 3 से करेंगे 1 पे, तो क्या प्राइम फैक्टर होगी इसके आपके पास 5 5 3। आप किसके करेंगे आप 320, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर क्या है 12 6 0, फिर 2 कितना हो गया हमारे पास 8 0, फिर 2 पे 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10 एंड अगेन 2 पे 5 और 5 1 जा 5। तो दोनों के आपने फैक्टर निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर 75 की बैंड 320। तो दोनों वैल्यूज को लिखो, 75 के फैक्टर है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3, और 320 के आपके पास फैक्टर हैं हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। तो मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 2, कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 एंड 6।
तो जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स का, वही क्या होता है आपका HCF। तो दोनों में कॉमन फैक्टर यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 5 3 बचा है, नीचे सभी 2 बचे हैं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया आपके पास 5। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 5। तो क्या निकाल दिया आपने फैक्टराइजेशन से HCF, तो अब क्या निकालेंगे LCM। आपके पास दो मेथड हैं, तो कैसे काम करना है, जो आपका HCF हो एक तो आप वो लिखें, जो आपका क्या निकला हो HCF कितना है 5, और जो जिन्होंने पेयरिंग नहीं की, जिन्होंने पेयर नहीं बनाए हैं, उनको भी साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों ही फैक्टराइज से, दोनों के जो वैल्यूज हमारे पास आई है, तो तब भी आपके पास क्या आ सकता है LCM आ सकता है। क्या करें, एक तो जो दोनों का HCF आया है वो, और बाकी जो मेंबर बचे हुए हैं, तो 5 बचा है और 3 बचा हमारे पास, और 2 कितने टाइम्स हैं 6 टाइम्स। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लिकेशन कर दें वैल्यूज, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 32, 64, 64 128, तो 128 75। तो मल्टीप्लिकेशन कर दे दोनों की वैल्यूज, हमारे पास क्या है वैल्यूज 5 1, तो वैल्यूज क्या आ गए हमारे पास 0 0 6 और 9, तो 9600, तो वैल्यू है हमारे पास 9600। व्हाट इज दिस, क्या LCM क्या आ गया है LCM आ गया आपके पास 9600, HCF आ गया 5, LCM आ गया 9600। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं ये रब कर देता हूं, वैल्यूज आपके पास क्या है, देखिए क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो क्या है हमारे पास 75 इंटू 320, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 75 की 32 से, वैल्यूज 0 150 3, वैल्यूज 0 0 4 2, तो और वैल्यूज क्या है 1 0, और आपके पास तो कितना आ गया वैल्यूज, कितना है हमारे पास 24000, तो 24,000 हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और हमारे पास अब क्या करना है हमें HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM, तो वो कितना हमारे पास HCF है 5 इंटू 960, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और HCF इंटू LCM। तो 1 मिनट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, वैल्यूज रुक जाओ भाई, वैल्यूज क्या थी हमारे पास 75 320, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं 32 को 75 से, ठीक है, हाँ 24 आ गया है, हम इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, वैल्यूज करेंगे 75 64 से वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, कितना आएगा ये, एक ज़्यादा 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4800, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या वैल्यूज थी, तो 4800, तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है अब 4800, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 24, तो आप देख सकते हैं दोनों से वैल्यूज, दोनों से वैल्यू क्या आ गई है 24,000। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने देखा कि हमें ये बता दिया कि HCF इतना निकला है प्राइम फैक्टर से, LCM इतना निकला है, और ये भी बता दिया है कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट और दोनों HCF और LCM की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है, दोनों सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये सेकेंड टॉपिक है
इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्या किया है, HCF और LCM फाइंड आउट किए हैं और रिलेशन भी दिखा दी है, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक था, ये सेकंड वीडियो आपके लिए, तो इसमें आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ये नितिन थोड़ा सा आराम से यहाँ देखो भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह काम करना है आपको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना भी, सेकंड पार्ट था ये इस वीडियो का। ओके, थैंक यू भाई। 9 मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक आपका वो 10th क्लास से रिलेटेड है। तो 10th क्लास की भी के हमने कई वीडियो, 3-4 वीडियो आपके पास डाली हैं, अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक्स की। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि आपका कि कंटिन्यू काम कराया जाए, कि हर चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, यानी जो भी चैप्टर स्टार्ट करें उसमें से आपके पास सारे टॉपिक कवर करने के बाद या अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए, यानी फुली चैप्टर किए जाएँ आपके लिए। वो चाहे 2 वीडियो में, 3 में, 4 में, कितनी वीडियो में आपका कंप्लीट हो, तो वो आपका सारा काम एक तरह से पूरा टोटली कराया जाए। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से रिलेटेड आपका चैप्टर है और जिसमें आपके 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट आपका है फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑब्लिक लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं या लेमा भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। यानी क्या आपके पास डिवीजन है एक तरह से, यानी डिविजन्स में काम करना है और उससे क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, HCF क्या हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा फैक्टर हमारे पास वैल्यूज में जो आए वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। तो आज आपका पहला टॉपिक करेंगे फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A = BQ + R। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो है A = BQ + R। तो मैं सारी डिटेल में लिख देता हूं। हमारे पास A हमारे पास है डिविडेंड, A हमारे पास क्या है, डिविडेंड। B हमारे पास क्या है, डिवाइजर, B क्या है, डिवाइजर। Q हमारे पास है क्वोशिएंट, Q है क्वोशिएंट। और R हमारे पास रिमाइंडर। तो R हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो R हमारे पास रिमाइंडर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको HCF फाइंड आउट करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास क्या होती है, A = BQ + R, वेयर A = डिविडेंड, B डिविजर, Q क्वोशिएंट एंड R रिमाइंडर। किन्हीं भी 2 वैल्यू का आप यूक्लिड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं 2 वैल्यूज लेट कर सकता हूं। लेट, तो हमारे पास क्या है, लेट फर्स्ट वैल्यू हम कह सकते हैं मान लो 135, सेकंड वैल्यू हम लेट कर सकते हैं 175, यानी हमने 2 वैल्यूज ले ली। तो हमारे पास क्या है, 135, 175, यानी मैं तो कोई 2 वैल्यू लेके काम करना है, तो सभी का सेम पैटर्न है, कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। तो आपके पास है 175 > 135, 175 बड़ा होता है 135 से, तो 175 को आप अंदर लेंगे और 135 को आप बाहर। तो डिवाइड कर देंगे 135 को 1 पे, 135, तो क्या बचा आपके 0, 4। तो अगेन यहाँ पर आप दोबारा स्टार्टिंग कर देंगे, जो आपका डिविजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब 135 को अंदर लिखेंगे, अब 40 से डिवाइड करेंगे। अब 40 से डिवाइड करेंगे तो 43 जा क्या आ गया है, 120। अगर आप 40 को 4 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो किस पे जाएगा, 3 पे। तो वैल्यूज आपके पास बचेगी 5 और ये क्या बचा है 1, यानी 15। तो अगेन आपका जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता आपका काम चलता रहेगा। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है 15। तो जो हमारा डिविजर था अब वो आपका डिविडेंड बन गया है, यानी क्या आ गया है 40। तो 15 को अब 2 से, 15 2 जा 30, तो आपके पास क्या बचा 10। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा। तो अगेन दोबारा करेंगे वैल्यूज को, 15 अंदर, तो 10 को 1 से, तो क्या आ गया है 5।
तो अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, अब 10 को अंदर रखेंगे, डिविजर को 5 2 जा 10, तो आपका क्या आ गया है रिमाइंडर 0। तो आपने क्या किया, 175 ग्रेटर था 135 से, 175 को अंदर रखा, 135 से डिवाइड करना शुरू कर दिया है, रिमाइंडर बचा 40। जैसे रिमाइंडर बचे तो डिविजर को रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर बचे, फिर डिविजर को, ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। लेकिन आपको लिखना कैसे है वो देखिए। तो आपको लिखना है यहां पर 175 ग्रेटर देन 135, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या यूज कर दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज करना है। तो आपके पास क्या है, आपने किया था 175 को डिवाइड किया था, किससे किया था, तो 135 किस पे गए आपकी वैल्यूज 1 पे, फिर भी रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को ऐड कर दें 40। देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एक वैल्यू लेफ्ट में है, 2 वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन और एक वैल्यू एडिशन में। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है 135। तो हमारे पास 135 को किससे करा हमने 40 से, 3 पे जाएगा, फिर भी रिमाइंडर बचता है 15। अब आप 40 को करेंगे तो 40 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, फिर भी आपके पास कितना बचता है 10, फिर अगेन आपके पास कितना है 15, किससे करेंगे 10 से, किस पे जाएगा 1 पे, और कितना बचता है आपके पास 5। उसके बाद वैल्यूज हमारे पास कितनी आती हैं 10, किस पे करेंगे 5 से, 2 पे जाएगा, क्या आ गया 0। तो जैसे प्रोसेस काम करते हैं, जो भी आपके पास तरह का बार बार डिवीजन बन रहा है वो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, आपने ऐसे लिख दिया है। तो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, आपको लिखना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0, आपका रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो आपको ये बताना था कि रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या आएगा, प्रोसेस आपका क्या हो गया है स्टॉप। रिमाइंडर 0 आ गया है, प्रोसेस आपका स्टॉप हो गया है। जब प्रोसेस स्टॉप हो जाए सो अब आपका HCF आप लिख सकते हैं। तो आपका HCF आ गया है, जो लास्ट वाला, जो जब रिमाइंडर 0 आ जाए लास्ट वाला डिविजन ही क्या होता है आपका HCF। तो ये आपका क्या है, इस दोनों वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आपके पास है 5। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF 2 वैल्यूज का HCF फाइंड आउट करें। मैं टोटल क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं एक बार, क्या क्या है। तो आपने लिखा फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से। तो वैल्यूज क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड। तो यहां पर क्या है, a मैंने आपको मेंशन कर दिया, a डिविडेंड, b डिविजर, q क्वोशिएंट, r रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, आपने देखा कि 175 और 135 अपने 2 मेंबर लेट कर लिए हैं। तो 175 को 135 से 1 पे, तो टोटल प्रोसेस से आपका क्या आ गया 0। फिर हमने इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि 175 को अगर 135 से करेंगे तो 40 फिर रिमाइंडर। ऐसे ऐसे रिमाइंडर के प्रोसेस को लिखने के बाद रिमाइंडर 0, प्रोसेस स्टॉप और HCF क्या है 5। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 4 टॉपिक थे आपके, कौन कौन से। फर्स्ट था फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, सेकंड आपका है आपका फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन, थर्ड आपका है शो √3, √5, √7, इस तरह के कई सारे मेंबर इज ए इरेशनल नंबर, और लास्ट आपका है चेक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सम रैशनल नंबर्स। कुछ रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट है, तो कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक की वीडियो है। तो आपके इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे अगली वीडियोस में कराए जाएंगे। आज के लिए आपका इतना ही काम है। अगर आप पूछ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें हमें इस बारे में एल्गोरिथम में डिवीजन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही है। इससे पहले कल जो हमने काम किया था वो टॉपिक था आपका फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज हम करेंगे किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर लिए हैं, px एंड gx।
और डिवीजन मेथड से किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम आपके px जो लार्जर पॉलिनोमियल है उसको अंदर रखेंगे और स्मॉलर को बाहर और डिवाइड कर देंगे। जीरोस फाइंड आउट किए थे, आज हम चेक करेंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे को क्या अफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो हम लेट करेंगे, लेट px हमारे पास है कोई भी इक्वेशन x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। ये कोई भी एक पॉलिनोमियल हमारे पास 5 पावर्स में x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक सेकेंड अब पॉलिनोमियल लेंगे gx, वो हमने लेट कर लिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो चेक करेंगे हम कि चेक gx is a factor of gx gx is a factor of px। तो हम ये चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो हम px को डिविडेंड के तौर पे लेंगे, तो क्या लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। और किससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से। हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से। तो हमें टोटल वैल्यू ये क्या हमारे पास अंदर होता है, ये होता है डिविडेंड और ये क्या होता है डिवाइजर। तो डिवाइजर के फर्स्ट मेंबर को देखेंगे, यानी फर्स्ट मेंबर क्या है x स्क्वायर, इसका फर्स्ट मेंबर है x की पावर 5। तो साइड में क्या करेंगे हम अलग से डिवाइड करके देख लेंगे। x की पावर 5 को किससे डिवाइड करना है x की पावर 2 से। तो पावर यहाँ कितनी है 3, यहाँ 2, तो पावर हमारे पास कितनी रह गई है 3। तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि क्वेश्चन किस पे जाएगा हमारा x की पावर 3 पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x की पावर 3। तो x की पावर 3 को यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले x की 2 से, तो x की 5 और माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब को। तो माइनस 2 क्या है कोफिशिएंट और x क्यूब क्या है एक वेरिएबल पावर। तो दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और डिवीजन में क्या करते हैं नीचे आपने 9th क्लास में किया है तो वही। ठीक है, अब 10th में टॉपिक आया है तो सब्ट्रैक्शन का ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट। आप देख सकते हैं ये साइन अब नेग्लेक्ट हो गया है। तो क्या बचा ये 4 पॉजिटिव ये 2 पॉजिटिव और 4 और 2 6। सेम साइन वैल्यू ऐड होती है, सेम साइन वैल्यू क्या होती है ऐड। बाकी सभी मेंबर को नीचे ले आएंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अगेन सेम प्रोसेस, फिर हम पहले मेंबर को देखेंगे, फिर पहले मेंबर को फिर साइड में जाएंगे। इस तरह आप बार बार डिवाइड करके देखेंगे फर्स्ट मेंबर को, तो कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपका मिस्टेक हो जाए। तो 6x क्यूब हमारा फर्स्ट मेंबर डिवीजर का क्या है x, तो कोएफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो सीधा क्या बचेगा x और पावर कितनी रह गई है 1, ऊपर 3 नीचे 2, तो 1 पावर कैंसिल हो गई। बेस सेम डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन 3 - 2 1, तो क्या आ गया है वैल्यू क्या आ गई है प्लस 6x। तो वैल्यूज क्या आ गई है पहला सेम 6x क्यूब, अब 6x और 2 से क्या आ गया इसके नीचे माइनस 12x, क्योंकि सेम वैल्यू रखते हैं x के नीचे x और उसके नीचे, तो फिर लाइन फिर साइन चेंज माइनस और ये प्लस ये चेंज हो गया, तो ये कैंसिल आउट क्या बचा 3x स्क्वायर। तो ये 10 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, ज्यादा वैल्यू किसकी है 12 की, तो बड़ी वैल्यू का साइन तो क्या आ गया है 2x माइनस 5। अगेन सेम प्रोसेस, देखो जैसे हम लाइन लगाने के बाद क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा सेम पहले वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो फिर दोबारा फिर प्रोसेस फिर वही प्रोसेस यहाँ क्या 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल ओनली 3, तो क्या आ गए हैं प्लस 3 और वैल्यूज फिक्स फर्स्ट वाले आप सब में देख रहे हैं सेम लिख रहे हैं, और उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या आ गया -6 विदाउट वेरिएबल वैल्यू वहां लिखी जाएगी, तो ये माइनस ये प्लस बार बार करें रिपीटेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं ठीक है, तो देखो वैल्यूज क्या हमारे कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये क्या आ गया है 2x और ये फिर साइन फिर ऑपोजिट है, तो 6 ज्यादा है तो प्लस का क्या बचा 1।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। वैल्यूज को क्या है, हमने ये बस डिवाइड करके रफ वर्क किया था, तो ये डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए आपके पास रिमाइंडर ये आ गया है, क्वोशिएंट ये आ गया है, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, लेकिन आपके पास वैल्यू नहीं आई, रिमाइंडर बचा हुआ है। तो अगर रिमाइंडर बचता है तो आप लिखेंगे रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया है 2x + 1। अगर रिमाइंडर बचता है तो आप लिखेंगे सो वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, √3 = p/। तो जिसको हम फ्रैक्शनल लिख के, यानी रैशनल नंबर क्या होता है p/q की फॉर्म में। 9th क्लास में हमने काम किया ऐसे कि रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास p/q की फॉर्म में हो, और जहां पर q ≠ 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q वेयर, यहां लिखेंगे वेयर p एंड q आर को-प्राइम। अब को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। को-प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी वो किसी भी दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड ना हो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो √3q = p। हमारे पास क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, √3 = p। अब क्या करेंगे, SDS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3² q² = p²। तो √3 के कैंसिल आउट, तो 3 q² = p²। तो q² हमारे पास आ गया है p²/3, यानी 3 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया p²/3। तो आपने यहां लिखा कि p² को 3 डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड्स p²। तो 3 किसको डिवाइड करता है, p² को। 3 आल्सो डिवाइड p। जब p² को डिवाइड करता है तो 3 p को भी डिवाइड करता है। बाकी करेंगे हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, इसके बाद पुट p = 3r। आपको जितना भी हो, अगर आपके क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 5, 7, 11, तो हम उतना ही करेंगे। अगर 7 है तो 7r, 3 है तो 3r और 2 है तो 2r। तो पुट अप कर देंगे आप इसमें। तो q² हमारे पास है 3r² और y में 3। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9r² / 3 = 9 से कैंसिल आउट, क्या हो गया है 3r²। तो हमारे पास q² आ गया है 3r²। अब नीचे ले आएंगे इसको, q² / 3 = r²। देखो यहां पर क्या था, यहां पर 3p² को डिवाइड कर रहा था, और यहां 3 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स q²। 3 आल्सो डिवाइड्स q। तो यहां से क्या प्राप्त हुई, तो हमने यहां क्या लिखा था, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। इसका मतलब होता है p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां पर क्या आ गया है 3p का भी और q का भी कॉमन फैक्टर है। तो लिखेंगे 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अगर हमारे पास देखो, हमें क्या लिखा था, बट हम लिखने को लाइन जो हमने पहले लेट किया था, बट p एंड q आर को-प्राइम। देखो दोनों बातों को मतलब समझे, यही मेन चीज है। कहता है 3 कॉमन फैक्टर है p q का, यानी 3 दोनों नंबर को अकेला डिवाइड कर रहा है, और यहां पर क्या लिखा था हमने कि का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो बात गलत साबित हो गई। तो लिखेंगे इट शो कंट्राडिक्शन। ये बात हमारी गलत साबित हो गई। शो कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। ये बात क्या गलत होगी कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड
we conclude that √3 is irrational। तो √3 तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये तो भाई रैशनल नहीं था, ये तो इरेशनल था, और हम क्या लिख सकते हैं रैशनल। तो थोड़ा रिपीट कर देता हूं एक बार कि हमारे पास √3 को इरेशनल शो करना था, हमने रैशनल कर लिया जहां पर p और q कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर ना हो, दैट मींस किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड ना हो। तो हमने क्या किया, √3 p/q, √3 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, स्केलिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, q p²/3। तो 3 डिवाइड करना t² को, तो p को भी करेगा, p को आपने 3 हाइलाइट कर लिया, ऐसे ही फिर 3 q को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद हमने लिख दिया कि 3 डिवाइड्स q², तो आपने लिखा 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्या 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p, क्योंकि दोनों एक ही नंबर दो अलग-अलग टर्म्स को डिवाइड करें तो कॉमन पार्ट हो गया। तो बट p एंड q आर क्या है, कोप्राइम, ये पहले लिख चुके हैं। तो दोनों लाइनें ऑपोजिट हो गई, ऑपोजिट होने से क्या हुआ, ये क्या है, कंट्राडिक्शन हो गया है, यानी विरोध हो गया चीज का, ये गलत बात है। तो ये हमारे पास की वो एक रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। सभी को क्लियर है? अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरुण इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिनोमियल से रहेगा, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो डाली थी वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी कि किस तरह से एक फैक्टर दूसरे को डिवाइड करता है बाय डिवीजन मेथड से। तो उसमें हमने काम किया था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे हमें व्यू भेजे थे, काफ़ी अच्छा हमारे पास कमेंट्स आए थे कि सर ये अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आगे और इंक्रीज करिए, इसमें कुछ काम करिए। तो उसी टॉपिक पे आज काम करेंगे। 10th क्लास का टॉपिक है ये पॉलिनोमियल से, और इस टॉपिक में आपके पास कई सारे चीज़ें हैं, जैसे जो सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स का, उसमें आपका क्या है, जिस तरह से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रिकेशन के, और अगला उसमें टॉपिक है किस तरह से आप एक पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, किस तरह से आप जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो इन सभी का एक मिक्स जो क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास किसी के 2-3 पॉलिनोमियल्स गिवन हो तो उसके बाकी अदर सारे पॉलिनोमियल्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम पूरे चैप्टर को हम लेके चलेंगे, यानी पूरा चैप्टर उसी में कवर होगा, सारे के सारे टॉपिक उसमें आपके आ जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या काम करना है आपको वो देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड all the other zeros, find all the other zeros of a polynomial 3x raised to the power 4, एक polynomial 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x एंड माइनस 5। जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज है, तो बैठ जाओ तुम आराम से, काम तो ठीक है, आराम से बैठो, बातें मत करो। तो क्या है, फाइंड ऑल द अदर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two zeros are 5/3 रूट, यानी 5/3 किसमें, रूट में, एंड अदर हमारे पास क्या माइनस 5/3 रूट। अगर हमारे पास ये दो जीरोज गिवन हो तो आपको ये थोड़ा सा पहले भी आपने काम किया है, आप सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका 1 जीरोज होता है, क्वाड इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। इस तरह से आगे पावर्स के हिसाब से जीरोज भी बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास क्वाड इक्वेशन के 2-2 जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज हैं, तो हमारे पास 4 पावर्स में क्वेश्चंस हैं, तो इसके अदर जीरोज यानी जो 2 जीरोज और बचे हुए हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए
तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, द गिवन जीरोज आर 5/3 रूट एंड 5/3 रूट विद नेगेटिव। ये 2 जीरोज आपके पास हैं, 5/3 रूट एंड 5/3 रूट विद नेगेटिव साइन। हमारे पास से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो प्रोसेस है, जो आप सीख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनाने का प्रोसेस है। तो हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यानी 5/3 रूट प्लस विद नेगेटिव साइन 5/3 रूट और बाहर आपका x और प्लस 5/3 रूट और मल्टीप्लिकेशन में 5/3 रूट विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 रूट माइनस माइनस प्लस आपका माइनस और 5/3 रूट और विद नेगेटिव साइन हमारे पास ये माइनस का और बाहर x और ये वैल्यूज प्लस माइनस फिर माइनस और सेम। अगर टू सेम वैल्यू इन रूट्स मल्टीप्लिकेशन होती है तो सिंपल बनाती हैं। तो आपके पास आ गया 5/3 इक्वल टू 0 और ये कैंसिल आउट, अपोजिट साइन है। तो माइनस हमारे पास क्या आ गया है 0x और माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। जो आपके गिवन जीरोज होते हैं पोलिनोमियल्स के, वो उस पोलिनोमियल्स के फैक्टर होते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए पहले ही 5/3 रूट एंड 5/3 रूट विद नेगेटिव इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर होते हैं 100। अगर वो फैक्टर होते हैं उनसे हमारे पास क्वाड इक्वेशन बनी है, तो क्वाड इक्वेशन वो भी 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। तो ये भी क्या उसका फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल्स का। ठीक है भाई, थोड़ी अब आप आवाज़ कम करें भाई। ठीक है, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 गिवन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे उसको वैल्यूज को क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास वैल्यूज हो गई हैं। तो किस तरह से काम करना आप देखिए। तो देखिए आगे क्या करना है। तो हमारे पास था 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो डिवीजन मेथड फर्स्ट वीडियो में आपका डिवीजन मेथड मैंने आपको कराया था। तो डिवीजन मेथड आप सीख चुके हैं। तो इसमें क्या काम करना है देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन सिखा चुका हूँ मैं आपको। तो आपके पास 3x की पावर 4 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो वैल्यूज क्या जाएगी x स्क्वायर पे। क्योंकि आप देखें कोफिशिएंट है जो आगे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कैंसिल आउट हो गई। पावर 4 है, पावर 2 है, तो पावर 2 पे जाएगा। तो आपके पास 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 को x स्क्वायर से, तो माइनस 5x स्क्वायर। तो साइन चेंज, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, अगेन नीचे 6x की पावर 3। आप देख सकते हैं ये साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड आपको करा चुके हैं, फिर मैं थोड़ा रिपीट करता हुआ चलता हूँ आपको कि क्या हो गया है माइनस चेंज हो गया। तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5। अगेन फिर डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है कोफिशिएंट, यहाँ पर 3, दैट मीन्स प्लस 2 पे, और साथ में पावर 3 है और पावर 2, तो सिंगल x बचेगा। एक x की कमी हमारे पास रहती है। तो क्या आ गया 6x की पावर 3 और 2x को 5 से, दैट मीन्स माइनस के 10x। ठीक है, अगेन साइन चेंज, ये साइन कैंसिल आउट, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। तो आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो किस पे जाएगा 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5
तो कैंसिल हो गया, वैल्यूज़ क्या बचता है हमारे पास 0। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया है वैल्यूज़ में, तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, x² + 2x + 1। तो आगे काम थोड़ा सा और रहता है पेंडिंग, तो वो और देखिए इसी क्वेश्चन में क्या था। और तो आपने देखा, देखो आपको एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सिंपल वहाँ लिख देता हूँ। अगर हमारे पास 10 को डिवाइड करते हैं हम, लेट एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वो 5 पे जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये नीचे जो 10 लिखते हैं वो कहाँ से आया हुआ है, तो एक एक्चुअल में कहाँ से आया है, हम इस 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करके ही यहाँ लिखते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास कंप्लीट डिवाइड होता है कोई टर्म, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट किसके इक्वल आ जाता है, डिविडेंड के इक्वल, ठीक है। तो 0 आ जाता है, तो सेम प्रोसेस से इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों ही किसके फैक्टर हैं, तो ये दोनों ही मेंबर किसके फैक्टर हैं, इस गिवन पोलिनोमियल्स के। तो अब इसके क्या कर देंगे हम, क्वाड इक्वेशन के फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो x² प्लस क्या हो गया x + x + 1 2x को, फर्स्ट टू में क्या कॉमन, x कॉमन, x + 1 अगेन x कॉमन, x + 1, तो वैल्यूज आ गई हमारे पास x + 1 = 0, तो x = -1 और x = -1। तो आपके पास दोनों ही वैल्यू क्या आ गई हैं, -1 -1। तो देखो 2 zeros पहले गिवन थे, 2 zeros और आ गई, तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, पावर 4 हो तो 4 zeros होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है। सो अदर zeros आर क्या हो गए हैं, -1 -1। तो अदर जीरोज हमारे पास क्या आ गए हैं, -1 -1। तो हमने एक ही क्वेश्चन में डिवीजन भी सीख ली, जीरोज निकालने भी सीख लिए, और जो पहले किया था क्वाड्रिक पोलिन बनाना भी सीख लिया है। तो आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये पोलिनोमियल्स का एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों की तीनों चीज़ आपको कराई गई हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी कमियां दूर की जाएंगी। ओके, सभी को नमस्कार।